Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Divedi and in this video we will be studying chapter 1 of history. Of which standard? Of standard 7th. Okay. So since we have already done chapter 2, so now the questions may arise that why did you do chapter 2 first and why are you doing chapter 1 later? It is because a lot of students had chapter 2 mainly in their exams and not chapter 1. So we decided that we will prefer chapter 2 first and then we'll be switching to chapter 1. Okay. So let's start with chapter 1. What does the chapter 1 says? That we will be studying about the introduction, that how did the changes happen. We'll be tracing changes through 1,000 years. So let's continue. Okay. So this is the map given. ठीक है, it was made in 1154 CE by a Arab geographer. His name was अल-इद्रीसी. ठीक है, तो एक अरब जोग्राफर है आपके अल-इद्रीसी साहब, उनके द्वारा बनाया हुआ ये आपका एक मैप है. ओके. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बताया है लार्जर मैप में, वर्ल्ड मैप के कंपैरिजन में. ठीक है, और मैप 2 was made in the 1720s by a French cartographer. अब कार्टोग्राफर कौन होता है मेरे बताने से पहले यहाँ बगल में ही लिखा मिल गया, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स. ठीक है, एक वो इंसान जो मैप बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं. जल्दी से ये दोनों मैप्स भी देख लेते हैं सिंस वी स्क्रोल्ड डाउन. सो दिस इज योर मैप. No, yeah, this is the map. Okay, so here we see India. This is the Coromandel. I don't know what this is written, but yeah, we can see here. Okay, just a second. Yeah, I guess I've zoomed in a lot. Okay, तो ये है हमारा. ठीक है, अब देखिए, तो कार्टोग्राफर थे. ये जो दो मैप हैं ये दोनों काफी डिफरेंट हैं. क्यों डिफरेंट हैं? इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया. अल-इद्रीसी के मैप में जो साउथ इंडिया है, ठीक है, इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप. तो यही था कि अल-इद्रीसी के मैप में क्या था कि साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया. अब नॉर्थ इंडिया की जगह पे अल-इद्रीसी के मैप पे साउथ इंडिया था और श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप. ठीक है, प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. अब क्योंकि वो अरब थे तो ऑब्वियस सी बात है वो अरब भाषा में ही लिखेंगे. और उसके बाद बहुत सी जो फेमस प्लेसेस हैं, वेल नोन प्लेसेस हैं, नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, स्पेल्ट इन द मैप इज कन्नौज. मतलब ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन में सेम है बट देन के एंड क्यू में जो डिफरेंस है ना, तो इस तरह से उन्होंने स्पेल कर रखा था. मैप 2 was made nearly 600 years after map 1. During this period, information about the subcontinent had changed considerably. This map seemed more familiar to us and coastal areas in particular are surprisingly detailed. जो मैंने अभी आपको दिखाया था एक कोस्टल एरिया, कोरामंडल कोस्ट, वही. ओके, तो इस मैप को यूज किया था यूरोपियन सेलर्स ने एंड मर्चेंट्स ने एट देयर वॉयजेस. जब वो सेलिंग पे निकलते थे, ठीक है, इंडिया आने के लिए, कहीं पे भी आने के लिए, तो उन्होंने इसी मैप को यूज किया था जो कार्टोग्राफर नंबर 2 ने बनाया था आफ्टर अल-इद्रीसी. ओके, नाउ इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है, वो फैक्ट है कि जो साइंस थी कार्टोग्राफी की वो दोनों पीरियड्स में डिफरेंट थे. अब ऑब्वियसली अगर आप जाके इंडिया का कोई पुराना मैप देखें, ठीक है, तो उसमें जो आपको मैप दिखेगा
will be very different from today's map. Obviously we have everything very defined, well defined etc. उस टाइम पे इतना अच्छा कार्टोग्राफी साइंस नहीं था, बट उस टाइम के हिसाब से इट वाज द बेस्ट बिकॉज द रिसोर्सेज वर वेरी वेरी लिमिटेड. ठीक है. उसके बाद देखिए, व्हेन हिस्टोरियंस रेड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट्स from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds. ठीक है. जब भी हिस्टोरियंस कुछ भी ऐसा पढ़ते थे उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ता था. ठीक है. द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड, ताकि क्योंकि उन्हें वहीं से उनकी क्या है इन्फो मिलेगी और उसी के बाद वो जो भी फर्दर है वो चीज़ों को देखेंगे. ठीक है. अब देखते हैं नए ज़माने की और पुराने टाइम की क्या टर्मिनोलॉजीज थी. ओके. अब टर्मिनोलॉजीज क्या होता है, जो हम वेरियस ऐसे आपके टर्म्स यूज करते हैं ना, वो क्या क्या कैसे वो रेफर किया करते थे. इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स. अब देखिए, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे वो इतनी वेराइटी में, कितनी बहुत सारी वेराइटी की लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते थे. ठीक है. जो कि टाइम टू टाइम बदलती चली गई. ओके. मिडीवल पर्शियन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. अब अगर आप हिंदी अभी जो हम बोलते हैं वो लो, और जो हिंदी 200 साल पहले बोली जाती थी उसको कंपेयर करो तो बहुत डिफरेंस आएगा. राइट. बिकॉज लैंग्वेजेस चेंज विद टाइम. तो वैसे ही अगर हम एंशियंट पर्शियन को कंपेयर करें, फॉर एग्जाम्पल टुडेज पर्शियन से, सो इट इज वेरी डिफरेंट, है ना. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of words have also changed over time. कुछ टाइम बाद क्या होता है, सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी ही नहीं क्या कहते हैं चेंज हो जाती है, कुछ शब्दों के मतलब जो मतलब होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. ठीक. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट. बट कुछ समय पहले इसको किन्होंने लिखा था, मिनहाज-ई सिराज एक क्रॉनिकलर थे. ठीक है. पर्शियन. उन्होंने ये टर्म हमें दिया था और इससे उनका क्या मतलब था हिंदुस्तान से, द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. तो उस टाइम पे हम हिंदुस्तान को ज्योग्राफिकली देखते थे. ठीक है. बट अब हम हिंदुस्तान को एज इंडिया देखते हैं, द मॉडर्न स्टेट, द नेशन स्टेट एक्सेट्रा. तो ये होता है कि विद टाइम टर्मिनोलॉजीज का मतलब भी बदल जाया करता है. उन्होंने used the term in a political sense for lands that were a part of dominions of the Delhi Sultan. ठीक है. The areas included in this term shifted with the extent of sultanate, but the term never included South India. अब सल्तनत बदलती रही, वैसे ही एरियाज और टर्म्स भी बदलते रहे, बट कभी भी उन्होंने साउथ इंडिया को नहीं मेंशन किया था. ठीक है. बाय कॉन्ट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century, जब बाबर आया, used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. ठीक है. तो अब हिंदुस्तान का मतलब बदल गया. तो हम लेते हैं उसे एज नेशन स्टेट. सबसे पहले उसे लिया गया था एज द ज्योग्राफिकल एरिया. जब बाबर आया तो बाबर ने उसे कैसे समझा, बाबर ने उसे समझा एज हिंदुस्तान को ज्योग्राफी के हिसाब से, फौना के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से द इंडियन सब कॉन्टिनेंट का. सो दिस इज हाउ द टर्म्स केप्ट चेंजिंग. As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro, ठीक है, used the word हिंद. आमिर खुसरो एक बहुत फेमस पोएट थे. उन्होंने किस तरह से हिंद वर्ड को यूज करा. While the idea of the geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry political, ना तो पॉलिटिकल ना तो नेशनल मीनिंग था. ठीक है. जिससे हम उसे आज एसोसिएट करते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान का मतलब अब बहुत से लोग क्या समझेंगे कि हिंदू जहाँ रहा करते थे. बट अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, खैर इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि जो ये बात बता रहे हैं वो भी सच है कि नहीं. ठीक है. बट अगर हम ऑन टेक्स्ट फिर देखें तो उसका इन लोगों के हिसाब से यही मतलब है फ्रॉम द वेरियस पॉइंट्स ऑफ व्यूज कि हिंदुस्तान का मतलब कभी भी ऐसा नहीं था. इट वॉज मोस्टली ज्योग्राफिकल. ओके. नाउ लेट्स सी. हिस्टोरियंस जो हैं आजकल के
वो उन्हें केयरफुल होना चाहिए विद द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. ठीक है. अब आजकल के लोग अगर हिंदुस्तान, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हिंदुस्तान को जितना अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हिंदुस्तान को ज्योग्राफिकली कंसिडर किया जाता था, कहीं पे भी उसमें कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल एंगल नहीं है. बट अब नाउ अगर द हिस्टोरियंस ऑफ टुडे, ठीक है, दे स्टार्ट कंसिडरिंग जस्ट दिस वर्ड कि हिंदू है, अच्छा, इट मीन्स इट वॉज अ प्लेस वेयर हिंदूज लिव्ड, विच कैन बी ट्रू. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं था या नहीं हुआ करता था या जो भी है, मैं नहीं डिनाई कर रही हूँ इस फैक्ट से. बट जैसा कि हमें लिखा है कि हमें बेसिकली ये एग्जाम्पल है एक, पर हमें टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से यूज करना चाहिए. हो सकता है पुराने जमाने में वो किसी डिफरेंट मैनर में यूज हुआ हो और आज के हिस्टोरियंस उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे गलत एक मैसेज जाएगा, राइट. ओके. अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, इट इज यूज टूडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन, राइट. हम कैसे बोलते हैं फॉरेनर है यार, मतलब इंडिया के बाहर का है, राइट. But let's see in the medieval period, ठीक है, एक foreigner was any stranger who appeared in a given village. अब फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बट अगर मैं कल को तमिलनाडु चली जाऊँ तो तमिलनाडु वाले मुझे क्या कंसिडर करते हैं, फॉरेनर कंसिडर करते हैं. बट किस टाइम पीरियड में, इन दी मिडिवल पीरियड. Nowadays who do we consider a foreigner who is not from India? See, foreigner का भी मतलब टाइम टू टाइम चेंज हो गया, ठीक है. Someone who was not a part of that society or culture. Okay. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. हो सकता है जो forest dwellers होते हैं उनको भी आप as foreigners consider करते हैं. But two peasants living in the same village were not foreigners to each other. भले ही उनके दो डिफरेंट, मतलब बेसिकली इट वाज ऑल कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है. आप एक कम्युनिटी के हैं, एक जगह के हैं, कॉमन कुछ भी शेयर करते हैं, तो आप फॉरेनर नहीं है. बट इफ आई डू नॉट नो, लाइक आई एम अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन, ठीक है, I was born and raised in Uttar Pradesh, but if all of a sudden I move to Kerala or let's say Tamil Nadu, so I will face a cultural setback maybe, because the culture there is very different. तो मैं अगर ये medieval time में होता तो people might consider me a foreigner there. Okay. Now let's move to the another topic. The another topic says historians and their sources. अब देखिए, जो भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से ही हमको मिल रही है, राइट. इफ वी टॉक अबाउट द सोर्सेज, देयर वर मैन्युस्क्रिप्ट्स that the sages wrote and then we referred to them. The Vedas were written. After that, if we stick to various autobiographies, biographies, various records that were written by historians of some specific king and his any of the subordinates or ministers, so we consider them as their sources, right. Historians क्या करते थे, different तरह के sources use करते थे ये समझने के लिए, जानने के लिए पास्ट को, ठीक है, और वो किस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन करते थे. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रेड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, फाइन, एंड हर्षवर्धना. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750. आपने 6th में ये पढ़ा था. यू विल नॉट नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड. दे स्टिल रिलाई ऑन व्हाट, कॉइन्स. रिलाई मतलब क्या, भरोसा करते हैं, डिपेंडेंट हैं, ओके, वो अभी भी डिपेंडेंट हैं, रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं. कॉइन्स हो गए आपके, ठीक है, उसके बाद इंस्क्रिप्शंस हो गए, आर्किटेक्चर हो गया, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हो गए फॉर इंफॉर्मेशन. इन सारी चीज़ों पे भरोसा करते हैं, डिपेंड करते हैं हिस्टोरियंस, ओके. कॉइन्स देखेंगे वो, ठीक है, अब ज़्यादा ब्रॉन्ज के कॉइन्स बन रहे हैं अगर किसी पर्टिकुलर किंगडम में, जैसे कि हम चोला किंगडम का एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो ओवर चोला किंगडम, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 2. डू गो एंड वॉच इट. आपको वहाँ पे चोला किंगडम के बारे में प्रॉपर्ली बहुत डिटेल मिल जाएगी. यहाँ पे मैं आपको एक टाइनी डिटेल दे रही हूँ कि अगर जैसे चोला किंगडम है, वहाँ पे ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. सो अब फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे हिस्टोरियन है, वो देखते हैं कि भाई ब्रॉन्ज ही ब्रॉन्ज यूज़ हो रहा है. इससे क्या इंडिकेट होता है, दैट
the city was good at producing bronze coins और bronze sculptures etc. तो वहाँ से हम ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं. हम टेम्पल्स जा रहे हैं, हम देख रहे हैं इतने मैसिव टेम्पल्स है, इतने एक्स्ट्रावेगेंट आर्किटेक्चर है उसका, तो हम वहाँ से क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि भाई दिस रियली स्पेंड वेल ओवर द टेम्पल्स, है ना. टेम्पल्स में इतना सारा उनका ट्रेजर है, टेम्पल ट्रेजर है, तो वहाँ से वो इकोनॉमिक सेंटर भी है. तो इस तरह से हिस्टोरियंस अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं. ओके. Okay. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other type of valuable information through this period. Paper gradually become cheaper and वाइडली अवेलेबल. अब पेपर अवेलेबल होने लगा था, ठीक है. पीपल उस पर होली टेक्स्ट हो गए, अपने क्रॉनिकल्स हो गए रूलर्स के. अब होली टेक्स्ट क्या होते हैं, जैसे बाइबल है, ठीक है, उसको कोई इंटरप्रेट करके पेपर पे लिखने लगा. गीता है, कुरान है, इन सब चीज़ों को वो अब पेपर्स पे लिखने लगे थे, ठीक है. उसके बाद क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स. क्रॉनिकल्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाज द रूलर बोर्न, व्हेन वाज ही क्राउन्ड, ओके, व्हेन वाज हिज बेस्ट बैटल, व्हेन डिड ही हैड एन एयर. तो ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको. क्रॉनिकल्स लिखा करते थे हिस्टोरियंस. ओके, व्हेन डिड ही गॉट मैरिड, व्हाट डिड ही गेट इन मैरिज, उसके बाद व्हेन वाज हिज बेस्ट बैटल, व्हेन वाज हिज वर्स्ट बैटल, व्हेन डिड ही लूज, व्हेन डिड ही वोन, एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट वाज ऑल दैट गॉट नोटेड इन द क्रॉनिकल्स. ओके, क्या लिखने लगे, और उसके बाद लेटर्स, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पेटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस. तो अब सारी चीजें धीरे धीरे पेपर पे आ चुकी थी, ठीक है. मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स. ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हुआ करती थी, ठीक है. अब देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट, अरे ये देखिए आर्काइव क्या होता है. आर्काइव एक वो जगह होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या मैन्यूस्क्रिप्ट को स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है. आजकल अगर आप जाएंगे तो किसी भी नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर आर्काइव होता है, जिसमें उनके पास, अगर जैसे होता है कि इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस से पहले के भी ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जो उन्होंने आर्काइव में रख रखे होंगे, ठीक है. तो इसी तरह से क्या करते थे, वो कलेक्ट करते थे वेल्दी पीपल से, जो अमीर लोग होते थे, रूलर्स होते थे, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, और फिर उसको लगा देते थे लाइब्रेरी और आर्काइव्स में, ठीक है. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स होते थे, ये बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते थे हिस्टोरियंस को, और काफ़ी डिफिकल्ट भी होता था उसको फिर इंटरप्रेट करना और यूज़ करना. ओके, प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, इसीलिए स्क्राइब्स हुआ करते थे, ठीक है, जो कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हैंड से. अब फॉर एग्जांपल मेरे को एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली और मैं उस टाइम पे एक हिस्टोरियन हूँ और आई एम अ स्क्राइब, तो मैंने वो मैन्यूस्क्रिप्ट खोली. अब अगर उसमें लिखा है this is your history class, so I will just look at the manuscript, I will copy it in on the paper, this is your history class. So A to Z, वो एक एक कॉमा, एक एक मतलब फुल स्टॉप, हर एक चीज, पूर्ण विराम है आपका, हलंत है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें वो कॉपी किया करते थे स्क्राइब्स, ठीक है. इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट इट इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज. ऑफ कोर्स इट इज नॉट, ठीक है. कॉपी करना कोई बहुत इजी बात नहीं है. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what it is written. And at times अगर आपके फ्रेंड ने कुछ ऐसा लिख दिया है, ठीक है, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके दोस्त ने क्या लिखा है, तो बहुत से लोग इसको भी ऐसे ही लिख देंगे ना, उनको समझ आ रहा है ना फ्रेंड को समझ आ रहा है, बट लिख दिया. तो बेसिकली यही होता है स्क्राइब्स का काम. ओके, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की कॉपिंग थी, ठीक है, इज समवट सिमिलर टू व्हाट वी डू विद आवर फ्रेंड्स होमवर्क. एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस, ठीक है, जैसे कि अ वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर. दीज स्मॉल डिफरेंसेस grew over centuries of copying until, अब देखिए
जैसे मैं स्क्राइब हूँ, ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हूँ, जैसे मुझे कहीं गलत लिखा लगा या मुझे कहीं सेंटेंस कुछ ऐसा लगा, तो स्क्राइब्स बहुत से ऐसा भी करते थे कि वो हूबहू ना छाप के अपनी तरफ से कुछ बेसिक जो चेंजेस होते हैं, रेक्टिफिकेशंस होते हैं, वो कर देते थे, ठीक है। उसके बाद अंटिल द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटैंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। इसके बाद ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी क्योंकि वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। अब भाई देखिए, हम सब ना मोस्टली क्या पढ़ रहे हैं, एक चेंज्ड नैरेशन / वर्जन पढ़ रहे हैं, ओके। अब आप लोग को पता होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी में की लाइब्रेरी को आग लगा दी गई थी, ठीक है। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, वो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, जिसमें इंडिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स, ठीक है, नॉलेज स्टोर थी। बट जब उसे जला दिया गया, उसके बाद बहुत सा ऐसी हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट थे जो जल गए, ठीक है। अब उसको किसी ने कॉपी किया होगा, जो कि उस इंसान का क्या था, अपना वर्जन था, ठीक है। तो अगर कोई आपको बोले कि हिस्ट्री एकदम मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ये बुक तो परफेक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। नो हिस्ट्री इज परफेक्ट, क्योंकि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना नैरेशन होता है। प्लस चीज़ें इतनी बदल गई हैं अब कि वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेटेड होके, चेंज होके ही हम तक पहुंचती हैं। वही होता था, और इसीलिए आज तक बहुत मतलब मुश्किल हो गया था ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढना ऑथर्स की। अब मुझे कोई बोले कि मैं मनुस्मृति ढूंढूं तो मुझे नहीं मिलेगी, राइट। बट अगर मैं एक गूगल करूं तो मुझे पूरी की पूरी बुक प्रिंटेड मैनर में मनुस्मृति की मिल जाएगी। बट उस मनुस्मृति में भी अब इतने क्रिटिक्स हैं, ठीक है, कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वो कितना सच है और वो कितना गलत है, वो तो हम जब ओरिजिनल मनुस्मृति मिलती उसे पढ़ के जज कर सकते थे ना। हम तो ऑलरेडी किसी का अपना नरेशन पढ़ रहे हैं, किसी का क्या कहते हैं हम उसे डिफरेंट वर्जन पढ़ रहे हैं, राइट। तो वैसा ही होता था, ओके। On occasion, authors revised their chronicles at different times, जैसे कि कुछ अलग हुआ तो उन्होंने अपना जो है उससे रिवाइज कर दिया क्रॉनिकल को। 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर थे कौन, जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, जिन्होंने क्रॉनिकल्स लिखे फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version of the 1960s. It remained lost in the library collections. तो ऐसे तो बहुत से हमने ओरिजिनल चीज़ें थी जो कि हमने खो भी दी, ठीक है, जो कि लाइब्रेरी कलेक्शंस में खो गई। ओके, अब देखिए न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या थे, ठीक है, दैट व्हाट वर द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। द स्टडी ऑफ द 1000 years किसके बिटवीन 700 to 1750 में बहुत बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्ड ओवर द पीरियड, ठीक है, कि किस स्केल पे और किस तरह से जो डेवलपमेंट था वो अकर हो रहा था टाइम टू टाइम, राइट। At different moments in this period, new technologies made their appearance. नए अब हमारी टेक्नोलॉजीज भी आने लगी, जैसे कि लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, बहुत फेमस है ये बाय द वे, पर्शियन व्हील, ओके, किसमें, इरिगेशन में। उसके बाद द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। तो ये नई हमारी टेक्नोलॉजीज आ रही थी, ठीक है। उसके बाद
न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस आ रहे थे, जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफी. Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought their ideas with them as well. अब जैसे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ना प्री ब्रिटिश एरा में टी इतनी नहीं थी, चाय इतनी नहीं पाई जाती थी. फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो वो उन्हें चाय के बारे में पता चला एंड देन दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया में जो टी का कंसेप्ट था उसे स्प्रेड कर दिया. ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बाहर के लोग लेके आए हैं इंडिया में. ठीक है, जैसे अगर आप होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन हो गई, होम्योपैथी हो गई, ये सब इंडिया में बाहर से आए हैं. राइट, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी. देखते हैं. Remember that all these innovations, हाँ, सारे लोग लेके आए थे जो आए थे. As a result, this was a period of what? Economic, political, social and cultural changes. ठीक है, धीरे धीरे इकोनॉमी बदल रही थी, पॉलिटिकली चेंजेस आ रहे थे, सोशल और कल्चरल चेंजेस आ रहे थे. राइट, अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम चैप्टर 5 करेंगे. ओके, एक ऐसा भी पीरियड था किसका? ग्रेट मोबिलिटी का, जिसमें ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड बहुत ज़्यादा लंबे लंबे डिस्टेंसेस अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए. ठीक है, द सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पैसा था, इंडिया सोने की चिड़िया थी, हम सबको पता है. एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व आउट अ फॉर्च्यून. अब इंडिया में इतना पैसा था कि उनको पता था कि हम जाएंगे कुछ ना कुछ तो हमारा भाई बन ही जाएगा. राइट. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajaputra. ठीक है, तो जो राजपूत थे वो बहुत important हो गए थे. The son of a ruler. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors, जो मतलब सेना में होते हैं ना लोग, सैनिक, group of warriors who claimed क्षत्रिय caste status. हमें पता है जो क्षत्रिय, इंडिया में जो 4 कास्ट डिवीजन है, व्हाट इज दैट? इट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. राइट, तो जो क्षत्रिय कास्ट होती है उसका बेसिकली अगर आप देखें तो काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट, टू फाइट, है ना. ओके, ये जो टर्म था इसने ना सिर्फ रूलर्स और चीफटेन्स को इंक्लूड किया था बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स who served in the army of different monarchs. ठीक है, monarchs मतलब king, queen. ठीक है, all over the subcontinent. इसमें हम उन्हें भी काउंट करते थे. As chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. तो important हो सकता है, आपसे पूछ सकते हैं that what was the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. तो क्या बोलेंगे है? As a chivalric code of conduct, एक्सट्रीम वेलर, बहुत ज़्यादा साहस और एकदम स्ट्रेंथ, है ना, और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी. राजपूत्स वर वेरी लॉयल एंड दिस इज अ फैक्ट. इफ यू गो चेक द इंडियन हिस्ट्री यू विल रियलाइज दैट राजपूत्स वर वेरी लॉयल. कि एक बार कुछ बोल दिया तो फिर वो बोल दिया, पत्थर की लकीर. ओके, अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठास, छत्रपति शिवाजी महाराज, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास. ठीक है, कायस्थ बेसिकली क्या होते थे? अगर आपने सुना हो कभी चित्रगुप्त जी के बारे में, जिनको हम क्या कहते हैं कि यमराज के वो क्या है? मुनीम एक तरह से है, कि सब पूरा लेखा जोखा रखते हैं. तो जो बेसिकली कायस्थ कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, वो चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं. चित्रगुप्त जी जिस तरह से प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखते हैं, स्क्राइबिंग करते हैं, वैसे ही उस टाइम पे जो कायस्थ कम्युनिटी के लोग थे, इट वाज अ कास्ट of scribes and secretaries. So it can be asked to you that what was the caste of scribes and secretaries. So you must know that it was the Kayasth caste. Okay, just a second. Okay. Also use the opportunities of the age and become politically important. जो भी ये सारी हमारी कास्ट थी वो धीरे धीरे पॉलिटिकली उतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई जितने राजपूत थे.
इस पूरे पीरियड में, ठीक है, ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें उन लगी, मतलब फॉरेस्ट खत्म करने लगे लोग, ठीक है, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने लगे, ज़्यादा एग्रीकल्चर होने लगा, ठीक है, और जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे थे, एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज दैन इन अदर्स। चेंजेस आने लगे किसमें, हैबिटेट में, और इससे क्या हुआ, इट फोर्स्ड मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। फॉरेस्ट ड्वेलर्स में ना हम बेसिकली एक तो ट्राइबल कम्युनिटीज को कंसिडर करते हैं, प्लस पीपल हु यू नो dwell in the forest and plus they are dependent on forest for something, तो उनको भी हम forest dwellers में consider करते हैं। ओके, others started tilling the land and becoming peasants। तो देखिए अब peasants कौन बने, जो टिल करने लगे लैंड को। These new peasant groups gradually began to influence by the regional markets। अभी रीजनल नए नए emerge हो रहे थे ना, तो ये रीजनल मार्केट से इन्फ्लुएंस होने लगे, ठीक है, चीफस्टेन से, प्रीस्ट से, मोनास्ट्रीज से, टेम्पल से। उसके बाद ये पार्ट बन गए ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। पीजेंट सोसाइटीज होती थी, राइट, तो ये उसका पार्ट बन गए। And then what they were required to, they were required to pay taxes and goods and services to local lords। ये हर जगह हुआ है, ठीक है, कि उनको टैक्सेस लोग ऐसे, अगर आप जाके हमारे सेकंड चैप्टर की भी वीडियो देखेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे किस तरह से चोला किंगडम में ये हुआ करता था। और वैसे अभी आप अभी देख रहे हो दैट पीजेंट्स वर ऑलवेज द मोस्ट अप्रेस्ड क्लास इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री। इससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस आ गए, ठीक है, अमंग पीजेंट्स। Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their background एंड देयर ऑक्यूपेशंस, ठीक है, तो अब लोगों को जातियों में, सब कास्ट में, उनके ऑक्यूपेशन में, फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे बांटने लगे थे। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति। The status of the same जाति could vary from area to area, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है जिसको यूपी में बहुत स्टेटस है, बट वहीं अगर आप तमिलनाडु में चले गए तो उसका स्टेटस 0 है, तो ऐसा भी हो सकता था, एरिया टू एरिया इट यूज्ड टू वेरी। जातीज ने फ्रेम किया अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन, और वो मैनेज करते थे कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। फिर ये रेगुलेशंस को इन्फोर्स किया बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत। सो यू मस्ट नो दैट व्हाट डज जाति पंचायत मीन्स। उसके बाद जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजर्स, ठीक है, कि विलेजेस में क्या रूल है वो भी जातीज को इम्पॉर्टेंट था। सेवरल विलेजर्स वर गवर्न्ड बाय चीफस्टेन, चीफस्टेन उनको गवर्न करते थे। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, ओके। नाउ लेट्स सी रीजन एंड एम्पायर, ठीक है। अब इसमें दिया है लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोला, जो कि हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में अबाउट दी तुगलक्स। देन मुगल्स इन चैप्टर 4 एनकम्पास्ड मेनी रीजन्स, इन लोग के बहुत सारे रीजन्स थे। संस्कृत प्रशस्ति, और वी हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड व्हाट डज प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स मीन, सो डू रेफर टू चैप्टर 2, यू विल रियली लाइक इट, ओके। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में गियासुद्दीन बलबन को प्रेज करते थे, एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन द अफगानिस्तान इन द वेस्ट, एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडियन द्रविड़ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरियंस जो हैं ये देखिए, आप ये मैप अगर देखें, मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देती हूँ सो दैट इट्स इजियर फॉर अस, ओके, जस्ट अ सेकेंड, या लेट्स हैव अ लुक एट दिस मैप।
सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा 10th दिल्ली है. So this was the Delhi area. Then we had Awadh. Awadh was a really big empire. Here it is Awadh. Then Gujarat. तो ऐसे यहाँ पे जो empires थे वो हमारे divided थे. By 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. ठीक है, ये हम chapter 7 में पढ़ेंगे. They were also associated with the specific ruling dynasties. Okay, there was considerable conflict between states. Occasionally, जैसे कि चोला डायनेस्टी थी, खलजी डायनेस्टी थी, तुगलक्स एंड मुगल्स, इन्होंने अपना एक एम्पायर बना लिया, ठीक है, पैन रीजनली में, और इन्होंने मतलब एक्सपैंड कर दिया डाइवर्स रीजन्स में अपने एम्पायर को, ठीक है. नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. बहुत से ऐसे एम्पायर्स थे जो एमर्ज हुए, राइज हुए, और सडन डाउनफॉल, लाइक इट एमर्ज्ड, ठीक है, एंड सडन डाउनफॉल. तो बहुत से ऐसे एम्पायर्स थे. पर अगर हम सबसे लॉन्ग सस्टेनिंग एम्पायर देखें, ग्राफ देखें किसी का, तो वो होगा मुगल्स का. ओके, लेट अस. फिर जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी में, उसके बाद रीएमर्जेंस हुआ रीजनल स्टेट्स का. बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स. बहुत सारे, क्योंकि बहुत लंबा रूल चला था, राइट, इंपीरियल पैन रीजनल, तो इससे बहुत सारी चीज़ें बदल सी गई थी. अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट इन द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम. अब ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसको 100 साल तक कोई एक जना रूल कर ले, कोई एक पार्टी रूल कर ले, सो डू यू थिंक दैट इट इज ईजी फॉर देम टू मूव ऑन और जस्ट चेंज देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन अ blink of eye, which is not possible, right? There was something that sustained for 100 years. तो वो वैसा बहुत समय तक रहता भी है, ठीक है. अब देखते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. ठीक है, people's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. तो वही हम बात करें यहाँ पे religious beliefs की. Collective belief in supernatural agencies, religion was often closely connected with the social and economic organization of the local communities. तो जिस तरह से social economic organization था local communities का, उसी हिसाब से उन लोगों का belief भी होता था. As the social walls of these groups altered, so too did their belief. तो जैसे ही इन लोगों का social world बदलता था, ठीक है, इन लोगों के beliefs भी जो थे वो change हो जाते थे. It was during this period that important changes occurred in what we called Hinduism today. ठीक है, these included new deities की worship, मतलब नए भगवान लोगों की worship, the construction of temples by royalty, उसके बाद growing importance of brahmanas, priests and dominant groups in the society. उसके बाद their knowledge of Sanskrit text earned the brahmanas a lot of respect in societies, because earlier it was just the brahmanas who knew how to read and write Sanskrit. तो उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत जो थी वो मिलने लगी, ठीक है. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons. ठीक है, patrons कौन थे? उनके new rulers searching for prestige. ओके, उसके बाद मेजर डेवलपमेंट इस पीरियड का क्या था? इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति. भक्ति का जो आइडिया था वो नया नया इमर्ज हो रहा था इस हमारे टाइम पीरियड में, ठीक है. ऑफ अ लविंग पर्सनल डिटी दैट devotees could reach without the aid of priest and elaborate rituals. अब अगर फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे क्या था कि अगर आपको भगवान की पूजा पाठ या कुछ भी करना है, सो यू वुड नीड अ प्रीस्ट, जिसकी वजह से ब्राह्मण्स के भाव जो थे वो बहुत टाइट हो गए थे, बहुत बढ़ गए थे, ठीक है. बट लेटर ऑन क्या हुआ कि भक्ति का कॉन्सेप्ट इमर्ज होने लगा, जब लोगों को ये लगा कि हमें हमारे ही भगवान से कनेक्ट होने के लिए, उनकी पूजा पाठ करने के लिए हमेशा एक प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है. ओके, उसके बाद ये वो पीरियड था जब नया रिलीजन्स आने लगे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में.
मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान, ठीक है, कुरान से जो भी हमारे यहाँ इन्वेडर्स आ रहे थे, ठीक है, मर्चेंट्स आ रहे थे, वो कुरान लेके आ गए, कुरान के साथ साथ फिर इस्लाम आ गया हमारे यहाँ इंडिया में, ठीक है। तो बहुत से फिर ऐसे रूलर्स आए जिनको मैं जो कि फिर पेट्रन्स हो गए इस्लाम के, एंड द उलामा लर्न थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट, ठीक है। उसके बाद एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। अब इस्लाम को ही बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से समझ रखा था। अब जैसे कि उसमें शिया मुस्लिम्स थे और सुन्नी मुस्लिम्स थे, जिनके अलग अलग अपने वो होते थे, बिलीव होते थे। जो शिया मुस्लिम्स थे वो बिलीव करते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे, उनके दामाद थे, कौन, अली, वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ मुस्लिम। उनको लगता था कि अली जो थे वो मुस्लिम्स के लीडर थे, मुस्लिम कम्युनिटी के। और जो सुन्नी मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर रखा था, द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स, जैसे कि खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी एंड सक्सीडिंग खलीफाज, वो थे सबसे सुप्रीम। तो ये सारे वेरिएशंस आ रहे थे। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनाफी एंड शफी, mainly in India and in the theology and mystic regions. Okay, now thinking about the times and historical periods, तो जो historians थे did not see time just as passing of hours, days or years as a clock or calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, ठीक है, कि social और economic organizations में भी क्या क्या हमारे changes आए। The study of time को अब काफ़ी easy बना दिया है by dividing the past into large segments। हमने भी periods में divide कर दिया है that possess shared characteristics। अब जैसे Indian history किस में divide कर दिया है, ancient, medieval, modern, ठीक है, तो इससे हमारे लिए भी पढ़ने में आसान हो जाता है। In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into Hindu, Muslim and British, ठीक है। ऐसे ही एक थे इनके मिल साहब, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने भी बहुत ही अजीबोगरीब रिलीजन से डिवाइड होने वाली इंडियन हिस्ट्री प्रोक्लेम करी थी, ठीक है। और ये बेसिकली इन्होंने क्या कर दिया था कि इंडिया को प्रॉपर रिलीजियस वे में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो रिलीजन ऑफ रूलर वाज ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent, ठीक है। इस हिसाब से उन्होंने जो हमारे डाइवर्सिटी थी उसको भी कर दिया था इग्नोर। उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस थे जो पीरियडाइजेशन को फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद these 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, 16th and 18th century they were quite different from the 8th and 11th century. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Moreover, जो हमारा medieval period था is often contrasted with modern period, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो 1000 years थे उसमें जो सोसाइटीज़ थी सब कॉन्टिनेंट की, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। इकोनॉमी सेवरल रीजन्स की अलग लेवल मतलब बहुत प्रॉस्पेरस हो गई थी एंड अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और फिर ब्रिटिशर्स ने आके हमें एज ऑलवेज इन्वेड किया और लूट लिया। सो विद दिस आई गेस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। Thank you for watching the video and stay connected to our channel. Do watch chapter 2 which is already uploaded for you people. Okay, thank you.